वेलकम टू शिवानी सेंट्रल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, स्टोइशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये क्या होता है? इमेजिन करो आप लोग एक फ्रूट सैलेड खा रहे हो एक बोल में, आपको बहुत पसंद है। अब फ्रूट सैलेड में आप लोगों को एप्पल ज़्यादा पसंद है, ठीक है? तो आप क्या कोशिश करोगे कि एप्पल का जो परसेंटेज है, एप्पल का अमाउंट उसमें ज़्यादा रहे, ठीक है? अब ये आप कैसे बता सकते हो? देख के बता सकते हो। आपके सैलेड में एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट, कीवी, ऐसी सारी चीज़ें, ठीक है? तो आप देख के बता दोगे यार एप्पल के पीसेस कम दिख रहे हैं मुझे, तो इसका परसेंटेज कम है, राइट? और केमिस्ट्री में क्या होता है? सेम, लेकिन हम देख के नहीं बता पाते, ठीक है? हमें कुछ कैलकुलेशन, क्योंकि इतने से एलिमेंट है, अब हम उन्हें कैसे देख के बताएंगे कम है क्या चीज ज्यादा है ना? हमें समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक एलिमेंट है, उसने मॉलिक्यूल बना लिया, फॉर एग्जाम्पल कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर CO2 बनाया। तो हमें पता करना है यार इसमें कार्बन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। तो तुम क्या करोगे, इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालोगे, किसका? कार्बन का अलग, ऑक्सीजन का अलग। इसे कहते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। मतलब ये बताना कि कौन से मॉलिक्यूल में कितने परसेंट में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, राइट? अब ये क्यों करते हैं हम? ताकि हमें कोई कभी कभी कुछ अननोन कंपाउंड्स मिल जाते हैं, अलग अलग चीजें बन जाती है, तो उसके बारे में पता कर पाना कि यार इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट है, कितने कितने अमाउंट में, उसमें ये काम आता है। और प्योरिटी चेक करने में, अब हो सकता है यार किसी ने कुछ तो भी मिलावटी सामान पकड़ा दिया हो, तो कैसे चेक करोगे वो कितना प्योर है? तो जो एलिमेंट है, जो मॉलिक्यूल है, उसको कैसे चेक करोगे? परसेंटेज कॉम्पोजिशन से चेक करोगे उसकी प्योरिटी, राइट? अब एक बहुत ही छोटू सा फॉर्मूला है परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने का। फॉर्मूला शायद तुम्हें ऐसे बड़ा दिख रहा होगा, पर अप्लाई करेंगे तो बहुत छोटा सा है, ठीक है? इसमें क्या रखते हैं हम? मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल, मतलब 1 मोल कंपाउंड में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना मास है, और मोलर मास उस पूरे कंपाउंड का। क्योंकि परसेंटेज निकालना है इसलिए इंटू 100 कर देते हैं, राइट? अब सारी चीज सर के ऊपर से ही कुछ समझ नहीं आया, तो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है? हमें निकालना है कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ठीक है? और ऊपर एक क्यूट सा लोन पेयर होता है, राइट? अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें कितना परसेंटेज है हाइड्रोजन का और कितना परसेंटेज है ऑक्सीजन का, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब इस जो हमने अभी पढ़ा है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है? अब हमें पता है मोलर मास जो है वाटर का, वो 18 ग्राम होता है। हमें तो नहीं पता, कैसे पता चला? ऐसे पता चला। हाइड्रोजन का जो मास है, अ, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एटॉमिक मास निकालना, ठीक है? तो हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना है? 1 है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का, सबसे हल्का फुल्का, ठीक है? तो अब यहाँ पे तुम्हें वाटर में कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो तुमने इसलिए यहाँ पे 2 into 1 कर दिया। 2 हाइड्रोजन का मास कितना आ गया? 2 into 1 मतलब 2 ग्राम आ गया। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम्स होता है, ठीक है? अब ये थोड़े बहुत मासेस तो याद करने पड़ेंगे, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है? ऑक्सीजन का मास 16 हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? सिर्फ एक ही है, तो तुमने 16 को एज इट इज रहने दिया। अब तुम्हारे पास हाइड्रोजन का मास आ गया 2, ऑक्सीजन का आ गया 16। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, मतलब वाटर का मास आ जाएगा। तो 2 + 16 कितना हुआ? 18 हुआ। तो ऐसे हमारे पास वाटर का मोलर मास है, और हमने अलग अलग मोलर मास भी इनके रख लिए हैं लिख के, राइट? अब हम फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं। हमें किसका परसेंटेज चाहिए? सबसे पहले हाइड्रोजन का परसेंटेज चाहिए। तो क्या करेंगे, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन का मास कितना है, मतलब जिसका परसेंटेज तुम्हें निकालना है उसका मास तुम कहाँ लिख दोगे? न्यूमरेटर में लिख दोगे। लिख दिया भाई 2। अपॉन में क्या लिखोगे? टोटल जो भी मास आ रहा है तुम्हारे मॉलिक्यूल का, टोटल वाटर का मास कितना आ रहा है? 18 ग्राम, तो तुमने अपॉन में लिख दिया 18। अब बस इससे क्या करना है, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, राइट? तो क्या बनेगा अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिख के बताऊं? 2, ये जो हाइड्रोजन का मास था 18, पूरे होल का जो मास था, इंटू 100। अब इसे तुमने कैंसिल करके सॉल्व किया तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया? 11.11%।
ठीक है, तो मतलब पानी में हाइड्रोजन कितना होता है, 11.11% होता है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, राइट। ऑक्सीजन का जो मास था, एक ऑक्सीजन का, वो था 16, हमने यहाँ ऊपर देख लिया था, राइट। और नीचे हम डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख देंगे टोटल मास दैट इज 18। अब इसको हमने डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 88.89%। ऑक्सीजन कितना, 88.89% है। तुमने देखा यार, ऑक्सीजन भले ही एक थी, हाइड्रोजन दो दो थे, बट परसेंटेज किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, क्योंकि उसका मास भी ज्यादा है। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे हम फिर बहुत सारी चीजें और निकाल लेते हैं। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, एक ऐसा होल नंबर रेशियो जिसमें किस पैटर्न में एक मॉलिक्यूल में एटम जमा है। जैसे कि अगर H2O देखते हैं हम, अभी हमने ऊपर देखा है ना वाटर, H2O का एम्पेरिकल फॉर्मूला तुम लोग कैसे लिखोगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, 2B। क्यों, क्योंकि कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं। अब ये चीज हम बाद में देखेंगे, नहीं तो अभी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं एक्चुअल में एम्पेरिकल फॉर्मूला है क्या। तो ये क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला इसे बोला जाता है। मतलब तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है, उसके एक मोल में कितने एटम प्रेजेंट होंगे कौन से एलिमेंट के, वो तुम्हें एम्पेरिकल फॉर्मूला बताएगा। मतलब इट टेल्स यू रेशियो ऑफ एटम, रेशियो बताएगा, पर जरूरी नहीं है कि एक्चुअल नंबर बता दे। तुमसे बोला यार किसी चीज का एम्पेरिकल फॉर्मूला है CHO, ठीक है, तो ये तो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, बट इसने तुम्हें बता दिया कि वो जो भी एम्पेरिकल फॉर्मूला है, जो भी एटम मॉलिक्यूल है, उसमें ये तीन चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, अब नंबर्स तुम्हें दूसरी चीज से पता चलेंगे। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला, कितने एटम प्रेजेंट है ये तुम्हें पता चल जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला से। ठीक है, और इसे कैसे निकाल सकते हैं हम, परसेंटेज कॉम्पोजिशन से निकाल सकते हैं। कैसे, आगे एग्जाम्पल में समझते हैं। ठीक है, दिख रहा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, पर बहुत ही इजी है, बहुत छोटा सा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या बोल रही है तुमसे कि एक कंपाउंड है जिसके पास 75% ऑफ कार्बन है, 25% ऑफ हाइड्रोजन है, बाय मास। तुम्हें बताना है कि यार इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अभी बोला था पीछे कि किससे निकाल सकते हैं, ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन से बता सकते हैं हम, राइट। तो तुमने देखा यार परसेंटेज दिया हुआ है दोनों का। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा हम कोई भी चीज करते हैं जब केमिस्ट्री में अप्लाई, तो हर चीज को 100% मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हमें जो ये परसेंटेज दिया है ना 75-25, तो हमने क्या मान लिया कि जो भी कंपाउंड है हमारा एक्चुअल में, वो हमारा 100% होगा। ठीक है, मतलब 100 ग्राम्स होगा। ठीक है, 100 ग्राम हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया। तो क्या पता चला कि यार मास ऑफ कार्बन कितना होगा फिर, 75 ग्राम। क्योंकि हमने 100 मान लिया है, तो ये 75% को किस में कन्वर्ट कर लिया, 75 ग्राम में। क्योंकि 75 प्लस 25 कितना होता है, 100 ही तो होता है। तो 75 तुम्हारा कार्बन हो गया, और 25 तुम्हारा दिया हुआ है हाइड्रोजन है। ठीक है, क्लियर। अब क्या किया हमने, ये जो मासेस दिए थे ना, इसको हमने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, जो भी मासेस दिए हैं उसको हमने मोल्स में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया हमने मोल्स में, एटॉमिक मासेस की हेल्प से। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12, मतलब 12.01, बट हम इसे लेते 12 ही हैं राउंड ऑफ करके। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1.01, बट उसको यूज क्या करते हैं हम, 1 ही यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, मोल्स ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे, तुम्हें जो मास ऑफ कार्बन गिवन है ऊपर, ये मास ऑफ कार्बन है, हमने निकाल लिया। अब इसको तुम डिवाइड कर दोगे एटॉमिक मास से। तुम्हारा कार्बन का मास क्या था, ऊपर 75 था, इसको तुमने डिवाइड किया कार्बन के एक्चुअल एटॉमिक मास से, डिवाइड कर दिया, तो तुम्हें क्या मिल गया, 6.25 मोल मिल गया। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन जो था, तुम्हें कितना गिवन था, 25 गिवन था, इसको तुमने डिवाइड किया इसके एटॉमिक मास से, मतलब कि 1 से, तो तुम्हें क्या मिल गया, 25 मोल मिल गया। ठीक है, अल्टीमेटली तुम कर क्या रहे थे, मास को मोल में कन्वर्ट कर रहे थे। तुम्हारा मास क्या था, 75 ग्राम, तुमने इसे किससे डिवाइड कर दिया, 12 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, यहाँ पे ये डिवीजन तो चलता रहेगा नंबर्स का, पर यूनिट देखो, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गए। अब ये मोल डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, मतलब ये उठ के कहाँ भाग जाएगा, ऊपर। तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर किस यूनिट में आएगा, मोल में आएगा। तो तुमने क्या कर दिया,
मास को, ग्राम पर मोल को मोल में कन्वर्ट कर दिया सॉरी, ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसलिए हमने ये डिवीजन किया है यहाँ पे। अब थर्ड स्टेप देखते हैं, डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। अब इन दोनों पे तुम कंपेयर करो, सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है तुम्हें? ये वाला दिख रहा है 6.25। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर जो आए हैं हमारे ये मोल्स, इनको ये सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं भैया। मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन को हमने क्या किया, रेशियो निकालने के लिए 6.25 ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। अब इसको डिवाइड किससे करना है? इसी से डिवाइड करना है, क्योंकि सबसे छोटा नंबर है 6.25। तुमने डिवाइड किया, आंसर तुम्हें मिल गया 1। ठीक है, अब सिमिलरली हम हाइड्रोजन का देखेंगे। हाइड्रोजन का ऊपर मोल्स कितने दिए हुए हैं? 25, 25 दिए हैं। 25 को तुमने डिवाइड कर दिया फिर से, क्योंकि छोटे नंबर से करना है, तो 6.25 से डिवाइड कर दिया, तो तुम्हें क्या मिल गया? 3.96। अब इसको अगर तुम राउंड ऑफ करोगे, 9 5 से कितना बड़ा है, तो ये घूम फिर के राउंड ऑफ होके इस 3 को क्या बना देगा? एक नंबर से बड़ा, मतलब 4 बना देगा। तो मैं 1 और 4 ये दो नंबर्स मिल गए, तो तुम्हें पता चला कि यार रेशियो क्या होता होगा इसका। सिंपलेस्ट रेशियो कार्बन इज टू हाइड्रोजन। ये देखो, कार्बन इज टू हाइड्रोजन क्या होगा? 1 हमने निकाला कार्बन का रेशियो अपॉन सॉरी इज टू 4 हमने अभी हाइड्रोजन का रेशियो निकाला, तो ये रेशियो आ गया। इसलिए तुम्हारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो क्या बन गया? तुमने सिंपल रेशियो को उनके नीचे सबस्क्रिप्ट में लगा दिया। कार्बन के नीचे क्या आया है? 1 आया है ना, तो कार्बन के नीचे तुमने 1 लगा दिया। हाइड्रोजन में क्या आया है? 4 आया है रेशियो, तो तुमने हाइड्रोजन के नीचे 4 लगा दिया। बन गया तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्या किया तुमने? सबसे पहले 100 ग्राम मान लिया, फिर तुमने ये सैंपल में जो परसेंटेज है इसे ग्राम्स में अज्यूम कर लिया, फिर तुमने मास को मोल में कन्वर्ट किया, उसके बाद सबसे छोटा जो तुम्हारा नंबर आता है उससे डिवाइड करके रेशियो निकाल लिया, और वो जो रेशियो में नंबर आए हैं एज इट इज नीचे लिख दिया, कोई और काम नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। अब यार ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना, इसे ही तुम यूज करके क्या निकाल लोगे आगे चल के? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे, वो हम आगे देखते हैं। राइट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल में? एम्पेरिकल फॉर्मूला तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, रेशियो क्या है, मतलब कौन कौन से एलिमेंट कितने कितने यूज हो रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताएगा? एग्जैक्ट क्वांटिटी बता देगा तुम्हें कि कार्बन है अगर इस फॉर्मूले में तो कितना है, हाइड्रोजन है तो कितना है, वो बताएगा। ठीक है, और इसे हम कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से निकालते हैं। और एम्पेरिकल फॉर्मूला में एक नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। वो नंबर क्या होता है? उसको हम बोलते हैं एन फैक्टर, मतलब फैक्टर एन। कैसे निकालते हैं? मोलर मास किसी भी कंपाउंड का और अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है? अभी जो तुम्हारे ये पीछे आया ना CH4, इसी का तुम मास निकाल दो। कार्बन का कितना होता है नंबर? 12। हाइड्रोजन का 1, 1 into 4 कितना हुआ? 4, तो तुम्हारा क्या आ गया? 16 आ गया। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास सेम, तुम्हें बस जैसे मास निकालते हैं वैसे ही मास निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ जाता है, क्योंकि जो n है ना, n जिसको तुम मल्टीप्लाई करने वाले हो वो 1 आ गया है। तो जब भी n इज इक्वल टू तुम्हारा 1 आ जाए तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आता है। क्या बोला? ये हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O। ठीक है, अब तुम्हें मोलर मास भी गिवन है 180 ग्राम्स पर मोल, तुम्हें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तुम्हें एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है, मोलर मास गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप, कैलकुलेट द मोलर मास। ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है ना CH2O, इसका तो मोलर मास निकाल लो। अब भी मैंने बताया था पीछे कैसे निकालता है। कार्बन, उसका क्या होता है? मास 12 होता है। कार्बन क्या, ये कोई नंबर है क्या? नहीं है, तो इसको हम एज इट इज 12 लेंगे। हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। पर हाँ, हाइड्रोजन 1 होता है, तो क्या किया तुमने? अब यहाँ पे बताएंगे। हाइड्रोजन को 2 into 1 कर दिया। क्यों किया? अब ये सिर्फ हम मास लिख रहे हैं बेटा एक एक का, ठीक है, नीचे चल के इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और ऑक्सीजन 16 होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी एक ही है पर हाइड्रोजन 2 है, तो ये 1 है ना, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला मास 12
एज इट इज कार्बन का 2 into 1, जैसा मैंने बताया हाइड्रोजन 2 है इसलिए हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 16 हमारा ऑक्सीजन का मास। तो तुम्हारे एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास क्या आ गया, 30 ग्राम्स पर मोल आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे तुम लोग, डिवाइड द मोलर मास ऑफ कंपाउंड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तुम्हें ये जो मोलर मास गिवन था ना 180, इसको तुम क्या, अच्छा ये क्यों कर रहे हैं हम, ये देखो ये फॉर्मूला है मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, इसीलिए हम यहाँ पे एन फैक्टर, एन मतलब निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एन के लिए हमने क्या किया, जो तुम्हारा ये मोलर मास मॉलिक्यूलर मास गिवन था इसको तुमने डिवाइड कर दिया एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से, तो तुम्हारे पास एक ये वैल्यू आ गई 6। इसी वैल्यू को क्या बोलोगे, एन बोलोगे। ठीक है, अब एन आ गया तो तुम यहाँ पे क्या करते जाओगे, मल्टीप्लाई करते जाओगे इस एन को सबके साथ। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, कार्बन, एक कार्बन था तो तुमने एक कार्बन के लिए 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 6 आ गया। अब हाइड्रोजन कितने थे CH2O में, 2 थे ना, तो तुमने यहाँ पे 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से, 12 आ गया। ऑक्सीजन कितना था, एक ही था, 1 से 6 को मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। मतलब तुमने जितने भी नंबर ऑफ एटम्स थे उनको 6 से, क्योंकि ये डिवाइड करने पे 6 आ गया है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तुम्हारे पास ये 3 नंबर्स आ गए। ठीक है, इसे तुम्हें अरेंज करके लिखना है, तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा कैसे, C6, तो सबस्क्रिप्ट में मतलब C कितने, 6 है, H12, यहाँ पे H12 लिख दिया, O कितना है तुम्हारा 6, यहाँ पे O 6 लिख दिया, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन गया, C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है, इतना सिंपल फॉर्मूला ग्लूकोज का है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने क्या किया, एम्पेरिकल फॉर्मूला से ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया। क्लियर, अब देखते हैं एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज, स्टोइशियोमेट्री। इसे स्टोइक्योमेट्री या स्टोक्योमेट्री या स्टोकोमेट्री भी बोलते हैं लोग। ठीक है, आपको जो बोलना हो, जो सही लगे, बस स्पेलिंग सही लिखना है। ठीक है, अब ये स्टोइशियोमेट्री है, इसका मतलब क्या है, ग्रीक वर्ड से आई है ये, और इसका मतलब स्टोइशियन का मतलब क्या होता है, एलिमेंट, और मेट्रॉन का मतलब मेजर करना। हम एलिमेंट को मेजर कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं, देखते हैं आगे। ये वर्ड किसने दिया था सबसे पहले, मतलब इसके बारे में किसने बताया था, जेरेमियास रिचर ने बताया था। ठीक है, और ये क्या करता है, ये किसी भी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने में मदद करता है। देखो क्लास 10 में तुमने पढ़ा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस मतलब जहां पे जो भी तुम्हारा LHS है वो इक्वल हो जाएगा RHS के, ये होगी तुम्हारी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो अब इस बैलेंस इक्वेशन में तुम क्या कैलकुलेट करोगे, अमाउंट, किसका अमाउंट, मास, मोल्स या वॉल्यूम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट साइड में मास मोल वॉल्यूम क्या है, प्रोडक्ट साइड में मास मोल वॉल्यूम क्या है, ये तुम स्टोइशियोमेट्री से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं, हर चीज एग्जाम्पल से समझ में आती है भाई। देखो, कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन का जलना, कंबस्ट होना, कोई भी चीज जलती है तो किसकी प्रेजेंस में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है किसी भी चीज को जलाने के लिए, ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मीथेन उठा लिया, इनने बोला भाई मीथेन को कंबस्ट करके बताओ। मीथेन का फॉर्मूला CH4, मीथेन गैस होती है। ठीक है, और इसको हमने क्योंकि कंबशन किया है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी ऑब्वियसली। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या बना, जो कार्बन है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया, और इसी का जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लिया, बन गया अपना सब। अब देखते हैं स्टोइशियोमेट्री क्या बता रही है भाई, इसके आगे क्या नंबर लगा है, अगर किसी के आगे कोई नंबर नहीं है मतलब क्या है, 1 है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, एक मॉलिक्यूल CH4 ने कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, 2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, और क्या दे दिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। एक CO2 दिख रहा है तुम्हें, आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पे कितना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये चीज तुम्हें क्या बता दी स्टोइशियोमेट्री ने, कि भाई तुम्हारा एक मॉलिक्यूल मीथेन लगेगा, उसके साथ 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी तुम्हें, तब जाके तुम्हें एक कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वाटर के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो हमें क्लियर हो गया, अच्छा अच्छा रिएक्शन करना है तो ये लगाना पड़ेगा। क्लियर, अब मोल्स के फॉर्म में देख लेते हैं। 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट करेगा 2 मोल्स ऑफ O2, और क्या देगा, 1 मोल ऑफ CO2 और 2 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, मोल के फॉर्म में भी हमको समझ में आ गया इतना इतना मोल लेना है। और मोलर मास के फॉर्म में देखिए, अगर मास कैसे देखेंगे हम, तो CH4 का मास कितना होगा,
अब भी हमने बहुत बार निकाला है। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 4 है तो 1 इंटू 4, 4 प्लस 12 16, तो मतलब 16 ग्राम CH4। अब भाई तुम्हें मेजर करके लेना है तो तुम इजी हो गया, स्टोइशियोमेट्री से तुम्हें पता चल गया है मैं इतना कितना मेजर करूंगी या करूंगा तो मेरे पास इतना ज्यादा प्रोडक्ट या रिएक्ट आ जाएगा अपना रिएक्शन। ठीक है, तुमने 16 ग्राम मीथेन ले लिया और उसको 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया। 64 क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है यार O2 दो ही तो है, तो 16 इंटू 2 32 होगा। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, O2 कितनी है 2, और ये वाला 2 भी तो है, 2 और 2 कितनी हो गई 4, 4 ऑक्सीजन, 4 O है हमारे पास, 4 O। तो O की एक की वैल्यू कितनी है, एक का मास 16 है, 16 इंटू 4 कितना होता है 64। तो 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ हमने 16 ग्राम मीथेन को रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास क्या बनेगा 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और 36 ग्राम्स ऑफ वाटर बन जाएगा। तो ये तीन चीजों ने तुम्हें क्या बता दिया कि तुम यार मॉलिक्यूल्स, मोल या मोलर मास कितना कितना लेना चाहिए कि तुम्हारा ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ये बताया हमें स्टोइशियोमेट्री ने। ठीक है, और क्या करती है स्टोइशियोमेट्री हमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो मैंने अभी बताया बताती है कि कितना रिएक्टेंट लो तो तुम्हारी प्रोसेस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, और तुम वो जो इक्वेशन है ना उससे क्या निकाल सकते हो, इक्वेशन मतलब जो भी तुम्हारी ये रिएक्शन है ना यहाँ पे दिख रही है मीथेन वाली, इससे तुम क्या क्या निकाल सकते हो, मोल्स, मास और वॉल्यूम कितनी होगी। वॉल्यूम कैसे निकालोगे ये तो मैडम आपने बताया नहीं पीछे, कैसे निकालेंगे भाई, मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी यूजुअली गिवन होती है, या हम वॉल्यूम से मास से डेंसिटी निकाल लेते हैं या फिर डेंसिटी मीटर से निकाल लेते हैं साइंटिस्ट डेंसिटी, और इस फॉर्मूले में डाल के वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें स्टोइशियोमेट्री ने बताया। अब देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, हु रन्स आउट फर्स्ट, सबसे पहले कौन खत्म हो रहा है, मतलब क्या चीज खत्म हो रही है वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो आपने थोड़ा सा अमाउंट डाला, थोड़ा मिक्स किया, लैब में कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका रिएक्शन जो होने वाला है उसमें कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट चाहिए। एक रिएक्टेंट बहुत ही कम चाहिए पर एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा चाहिए, और आपने दोनों को बराबर बराबर डाल दिया, कैसे रिएक्शन होगा भाई, है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या बताता है हमें, एग्जाम्पल से बाद में समझेंगे, पहले ये देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, ऐसा रिएक्टेंट जो सबसे जल्दी खत्म हो जाता है किसी भी रिएक्शन में, एक ऐसा रिएक्शन जो सबसे जल्दी खत्म हो जाता है, रिएक्टेंट जो जल्दी खत्म होता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। वो ना रिएक्शन को लिमिट कर देता है, रोक देता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, अगर तुमको बनाना है एक सैंडविच, एक नहीं बहुत सारे सैंडविचेस बनाने हैं तुम्हें, तुम्हारे पास क्या है 4 स्लाइसेस हैं ब्रेड की और 3 स्लाइसेस हैं चीज की। तुमने क्या किया, एक सैंडविच बनाने के लिए 2 ब्रेड स्लाइस ली, उसमें जो भी तुम्हें लगाना वो मटेरियल लगाया और ऊपर से चीज स्लाइस डाली यम्मी सी, और तुम्हारा एक सैंडविच बन के रेडी है। ठीक है, दूसरा बनाते हैं, चलो एक स्लाइस ली ब्रेड की, जो भी मटेरियल है लगाया, फिर चीज लगाया, ब्रेड लगाई, दूसरा सैंडविच बन गया। चलो तीसरा बनाते हैं, तो ब्रेड ही नहीं है, 4 ही तो ब्रेड स्लाइस थी तुम्हारे पास, खत्म। तो अब क्या बची है, सिर्फ चीज स्लाइस बची है। तो यहाँ पे तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, ब्रेड हुई। क्यों ब्रेड हुई भाई, क्योंकि ब्रेड ने तुम्हें तीसरा सैंडविच बनाने से रोक दिया, अब आगे तुम नहीं बना पा रहे हो चीजें। ठीक है, तो ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट जो जल्दी से खत्म हो जाता है, राइट। वाई इट मैटर्स, क्यों जरूरी है भाई, क्योंकि तुम्हें अगर पता होगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है तो तुम उसको बढ़ा दोगे ना अमाउंट को, जैसे ही वो खत्म होने वाला रहेगा तुम्हारा रिएक्शन चलता जाएगा, रुकेगा नहीं फिर। और या फिर जो भी लैब के कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत छोटे छोटे नंबर्स के बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं ना, तो उसके लिए भी लिमिटिंग रिएजेंट बहुत काम आता है। तुमने कितना रिएजेंट लिया, कितना प्रोडक्ट बन गया, कितनी देर में खत्म हुआ, ये सब कैलकुलेशंस में तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट बहुत मदद करता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब ये जो भी आज हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ना, इसमें से आपके लिए एक छोटू सा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, तो यू हैव टू जस्ट क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। इफ you like the video, like, share and subscribe. Till then, bye bye. Keep studying.